हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमारे 4 एलिमेंट्स आते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार एलिमेंट, जो कि है कम्युनिकेशन। देखो, मुझे पता है बच्चों को बहुत बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, बट मैंने इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिए हैं जिसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिजनेस स्टडी के जितने भी चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी और चैप्टर में डाउट है तो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पहले डेफिनेशन कम्युनिकेशन की, फिर हम प्रोसेस समझेंगे कम्युनिकेशन का, बैरियर्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के, फिर हम देखेंगे कैसे हम बैरियर्स को हटा सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे अगर टाइम बचा तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। तो स्टार्ट करते हुए, डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की। देखो, जनरल सेंस में, लेमैन टर्म्स में आपको डेफिनेशन पता भी होगी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की आपको जो डेफिनेशन पता है वो ये होगी मोस्ट प्रोबेबली, कि जब मैं अपनी फीलिंग्स या अपने मन के आइडियाज, थॉट्स को एक्सप्रेस करता हूं, किसी दूसरे इंसान को कन्वे करता हूं। बट देखो, जो आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पता है वो बड़ी नैरो है, वो आपको बड़ी छोटी सी डेफिनेशन पता है, बट कम्युनिकेशन एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। तो फिर आओ हम जरा फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन की। देखो, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से उठाया गया है, जो है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम आइडिया अपने दिमाग के या फिर हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोगों से एक्सचेंज करते हैं, हम उन्हें बताते हैं, टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है? ताकि वो समझ सके हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो चीज हम हमारे दिमाग की चीज को उनके दिमाग में फ्रेम कर सके, उन्हें समझा सके। तो अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है, दो लोग होते हैं। एक होता है सेंडर, जिसके दिमाग में कोई मैसेज है जो वो रिसीवर दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाहता है। तो यहां पे दो लोग हैं। अब देखो, सेंडर को अपने दिमाग का रिसीवर तक मैसेज पहुंचाने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई मीडिया। मीडिया क्या होता है? मतलब कोई वे जिसके थ्रू सेंडर का जो दिमाग में मैसेज है वो ट्रैवल करेगा रिसीवर तक। अब इसके बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, और यहीं पे बात आती है कि आपको जो डेफिनेशन पता है कम्युनिकेशन की, शायद आपको यही पता हो कि जब हम वर्बली बोलते हैं, जब हम बोल के अपना मैसेज एक्सप्रेस करते हैं, बट कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना, मुंह से एक्सप्रेस करना मैसेज नहीं आता। आपसे ये चीज एमबीए के इंटरव्यूज या कहीं आप इंटरव्यू देने जाओ तो कई जगह पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या सिर्फ वर्बली होती है? तो इसका आंसर है नो। अब देखो, मीडिया कई सारे हो सकते हैं। हमारा केस लो, हमारे केस में क्या मीडिया है? यूट्यूब। मैं सेंडर हूं, मैं चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं, मीडिया है हमारा यूट्यूब, जिससे आप रिसीव कर रहे हो जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे दिमाग में। या मीडिया ईमेल हो सकता है, फोन कॉल हो सकती है, मीडिया मीडिया बुक भी हो सकती है, जैसे सेंडर सुभाष दे है या फिर आपके कोई और ऑथर है पूनम गांधी, उसने मीडिया यूज किया बुक, और आप रिसीवर उस बुक के थ्रू उसके मैसेज को, उनके दिमाग के मैसेज को रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो। तो देखो, अब कम्युनिकेशन होती कैसी है? सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है किसी मीडिया के थ्रू, सेंडर के दिमाग से निकलता है मैसेज और वो किसी मीडिया के थ्रू ट्रैवल करके रिसीवर तक पहुंचता है। अब यहां पे समझने वाली दो चीजें हैं, एनकोड और डीकोड। देखो, सेंडर के दिमाग में जो मैसेज है, उसने जो भी मीडिया सेलेक्ट किया है, उस मीडिया पे मैसेज को ट्रैवल करने के लिए सेंडर को अपने दिमाग का मैसेज उस मीडिया के अकॉर्डिंग, कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैसेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरा मीडिया है यूट्यूब, तो मैं एनकोड कर रहा, कैसे कर रहा हूं अपने मैसेज को? मेरे पास एक सॉफ्टवेयर और मेरे पास एक माइक है, जिससे मैं अपने दिमाग के मैसेज को एनकोड करके यूट्यूब पे डाल रहा हूं। और एज अ रिसीवर आप डिकोड कर रहे हो, यूट्यूब की ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, और यूट्यूब की ऐप जो है वो आपके लिए मेरे सेंड करे हुए मीडिया को, मेरे सेंड करे हुए मैसेज को डिकोड कर रही है, और आप समझ रहे हो उस लेसन को। या फिर बुक के केस में देखो, बुक के केस में जो मैसेज है वो एनकोड किया गया हाथों से, मतलब लिख के जो राइटर है उसने उस मैसेज को एनकोड कर दिया। मीडिया बुक थी, और जो आपके हाथ में वो बुक आई, आप पढ़ पढ़ के उस बुक से मैसेज को डिकोड कर रहे हो। तो ये होती है एनकोडिंग और डिकोडिंग, जब हम अपने मैसेज को मीडिया के अकॉर्डिंग ढाल देते हैं ताकि उस मीडिया पे ट्रैवल कर सके हमारा मैसेज। और डीकोड होता है जब रिसीवर उस मैसेज को समझता है उस मीडिया से पिक करके। फिर सिंपली क्या होता है, रिसीवर जो है वो फीडबैक भेज देता है सेंडर को, जिसमें वो बताता है उसे मैसेज क्या समझ में आया, और उसे मैसेज अच्छा लगा या बुरा लगा, वो ऑफेंड हुआ या नहीं हुआ, या फिर ऐसा कुछ। और बीच में यहां पे है इंटरेस्टिंग चीज, एक नॉइस।
नॉइस क्या होती है? देखो, नॉइस होती है कि वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारी चीजें जिसकी वजह से जो सेंडर ने मैसेज पहुंचा है वो उस वे में रिसीवर को समझ नहीं आया या रिसीवर तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया। नॉइस बेसिकली यहां पे पॉइंट आउट करना चाहता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो अब हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? इसमें ये बताना चाहता है टॉपिक कि अगर सेंडर ने कोई मैसेज उसके दिमाग में है और वो रिसीवर तक मैसेज पहुंचाना चाहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि या तो वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच नहीं पाता या फिर रिसीवर जो है वो मैसेज गलत वे में समझ लेता है, उस मैसेज को वैसे नहीं समझता जैसा सेंडर कहना चाहता था। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो हमारा सबसे पहले है लिंग्विस्टिक या सिमेंटिक बैरियर्स की कैटेगरी। लिंग्विस्टिक भी कह सकते हो, सिमेंटिक बैरियर भी कहते सकते हो। सबसे पहला आता है इस कैटेगरी में बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। देखो, ये चीज आपके साथ जरूर हुई होगी कि आपका कोई टीचर आया होगा बट वो आपको पढ़ाता इस तरीके से है कि आपको समझ ही नहीं आता कि यार ये क्या पढ़ाना चाहता है। ये चीज बल्कि आपके साथ डेली होती होगी। ऑल्दो टीचर के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है बट वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो वर्ड्स नहीं बोल पा रहा, वो लड़खड़ा रहा है, हड़बड़ा रहा है, उसकी आवाज अटक रही है, उसे समझाना नहीं आ पा रहा। इस चीज को हम कहते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज, और ये चीज जरूर आप लोगों के साथ हुई होगी। देखो, मैं आपको एक हैक बता देता हूं। अगर केस स्टडी में जहां पे इन तीनों में से कोई भी चीज दिख जाए तो फिर समझ जाना बैडली एक्सप्रेस मैसेज की बात हो रही है। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स या इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, इन तीनों में से कोई भी वर्ड दिख गया, इसका मतलब यह है कि स्टडी बैडली एक्सप्रेस मैसेज की तरफ पॉइंट करना चाहती है। अगला है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। देखो, इसका क्या होता है कि कभी कभार कुछ वर्ड्स का, ये कभी कभार कुछ सिंबल्स का आपके लिए जो मीनिंग होता है वो मेरे लिए कुछ और मीनिंग होल्ड करता है। इसका मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बड़ा फनी एग्जांपल देने वाला हूं, बट मैं पहले ही बता दूं ये एग्जांपल थोड़ा एडल्ट है, तो अगर आप बच्चे हो तो इसको आप स्किप कर दो और ये वाले पॉइंट आप कहीं और से जाके समझ लो, बट मैं कहूंगा हेडफोन से समझना इस पॉइंट को। देखो, ये कहानी क्या है? ये कहानी है एक बारी की कि एक यूएस से ना एक ग्रैनी ना कॉल सेंटर में फोन करती है, बट वो कॉल सेंटर जो होता है वो इंडिया में लोकेटेड होता है। तो कॉल सेंटर को जो एम्प्लॉय है वो फोन उठाता है। जो वो दादी अम्मा होती है वो कहती है कि आई वांट टू बाय सम गिफ्ट फॉर माय ग्रैंडसन। उसके ग्रैंडसन का, उस दादी के ग्रैंडसन का बर्थडे 2 दिन बाद होता है। तो फिर वो कहती है, पूछती है कि यार कैन यू प्लीज रिकमेंड मी सम गिफ्ट। दादी पूछती है यार कोई गिफ्ट रिकमेंड कर दो यार अच्छा सा। तो वो जो बंदा होता है कॉल सेंटर का एम्प्लॉय, जो कि एक इंडियन होता है, वो उस दादी को कहता है कि दादी जी आप ऐसा करो, एक रबर का ना सेट गिफ्ट कर दो, हमारे पास बड़ा अच्छा एक रबर का सेट आया हुआ है, वो आप गिफ्ट कर सकती हो अपने ग्रैंडसन को उसके बर्थडे पे। तो वो जो दादी होती है यूएसए से, वो चीखना चालू कर देती है उस पे, कहती है हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट। वो उस पे बहुत उसको गालियां देती है, उसको बहुत सुनाती है, बहुत गुस्सा करती है और फिर वो कह कुआ के फोन काट देती है। अब वो जो इंडियन एम्प्लॉय होता है कॉल सेंटर का, उसका दिमाग घूम जाता है। वो कहता है यार मैंने तो इसे रबर का सेट कहा था, रिकमेंड करा था, ये मेरे को इतना क्यों गुस्सा करने लग गई। तो वो जाता है अपने मैनेजर के पास और मैनेजर से कहता है सर आप ये ना जरा कॉल पूरी सुनो और मेरे को बताओ यार मैंने गलती क्या कर दी, इतना गुस्सा क्यों हो गई ये बंदी। तो फिर मैनेजर पूरी कॉल सुनता है और वो अपना मत्था पीट लेता है। वो कहता है, क्योंकि रीजन ये होता है, वो कहता है उस एम्प्लॉय को कि भाई रबर का मतलब यूएस में कॉन्डम्स होता है, हमारे इंडिया में रबर्स को हम इरेजर से इक्वेट कर लेते हैं, बट रबर का मतलब अमेरिका में कॉन्डम होता है। जो चीज वो कहना चाहता था उसको इरेजर्स कहते हैं अमेरिका में। तो फिर अब आप सोचो कितना उस दादी को कितना अजीब सा लगा होगा जो अमेरिका में थी कि उसे उसके पोते के बर्थडे के लिए कॉन्डम का सेट रिकमेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय के लिए कितनी बड़ी ये धक्का होगा और कंपनी को कितना लॉस हुआ, क्योंकि जो उसके लिए रबर का मतलब था वो उस दादी के लिए रबर का मतलब बिल्कुल अलग था। इसके बाद आता है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। इसका क्या मतलब है? बड़ा सिंपल सा है कि देखो कभी कभार हम क्या मैसेज करते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसलेट कराते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। हम बुक्स को लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराते हैं, अपने मैसेज को हम ट्रांसलेट कराते हैं दूसरी लैंग्वेज में ताकि जो दूसरी लैंग्वेज का बंदा है वो समझ सके। तो होता क्या है, ट्रांसलेटर ना कई बारी गलतियां कर देता है उस ट्रांसलेशन में। जैसे मैंने वैसे हिंदी में बोला, वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में कुछ गलती कर दे, तो अगर वो गलती कर देगा तो फिर जो समझने वाला बंदा है, जो इंग्लिश में मेरा मैसेज समझ रहा है, हिंदी से ट्रांसलेट करवा के उसको वो मैसेज कुछ गलत समझ में आ जाएगा और मेरी बात, मेरा जो मैसेज है वो उस तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचेगा। अगला है
क्लैरिफाइड एजम्पशंस मतलब क्या है, देखो जब हम कभी कभार कुछ काम कहते हैं, कुछ मैसेज पास करते हैं, तो उसमें हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं। बट क्या होता है कि जो बंदा होता है रिसीवर, उसको कुछ और एजम्पशन होती है। मुझे पता है ऐसे समझ नहीं आया होगा, एग्जांपल लेते हैं। मानो मैं मैनेजर हूं, मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा है कि यार सुन, हमारी ना कंपनी का गेस्ट आ रहा है अमेरिका से, तो ऐसा कर उसे एयरपोर्ट से पिक कर और उसकी ना खातिरदारी कर लियो, उसका ध्यान रखियो। अब मैंने इस चीज में क्या एज्यूम किया था, खातिरदारी का मतलब मैंने कहा, मैं मन में ये, मेरे दिमाग में ये मैसेज था कि मतलब उसे एयरपोर्ट से उठा के उसके होटल छोड़ दो और उसको अगर कुछ चाहिए तो वो चीज लाके दे दो। बट मेरे जो एम्प्लॉय है उसने क्या एज्यूम किया इस चीज को कि मेरा खातिरदारी का मतलब ये है कि उसने एयरपोर्ट से उठाया, किसी उसे वो क्लब में लेके गया, उसे नशे वशे कराए, उसे दारू वारू पिलवाई, लड़कियों वड़कियों से घिरवा दिया, वो इस चीज को इस वे में समझ गया तो उसने ये चीज कर दी। तो ये चीज बहुत गलत हुई है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था खातिरदारी का मतलब कि होटल छोड़ देगा, और उसने क्या एज्यूम कर लिया खातिरदारी का मतलब कि भैया पूरी अय्याशियां कराओ। तो ऐसे अनक्लैरिफाइड एजम्पशन की वजह से मैसेज जो हमारा रिसीवर है गलत समझ सकता है। अगला है टेक्निकल जार्गन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पॉइंट क्या कहता है कि देखो कई बारी हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हम अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पर ऑब्वियस ही बात है वो सामने वाला जो बंदा है जो रिसीव कर रहा है आपका मैसेज, वो उस फील्ड में इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं होगा। तो आपको, अगर आप उस पर अपनी एक्सपर्ट टर्म्स छोड़ना चालू कर दोगे तो उसे मैसेज नहीं समझ में आएगा। जैसे मानो अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लेबर्स के सामने जाए या फाइनेंस मैनेजर लेबर्स के सामने जाए और ये कहना चालू कर दे कि हमारी कंपनी की इस साल डेट इक्विटी रेशियो खराब हो गई है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी कंपनी का ठीक नहीं है, या फिर वो ये कहे कि हमारी डेट सर्विस कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो लेबर कहेंगे भाई ये पागल है क्या बोल रहा है, वो उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो उसको इग्नोर करना चालू कर देंगे, क्योंकि उसने टेक्निकल जार्गन थ्रो करना चालू कर दिया। जार्गन का क्या मतलब होता है, टेक्निकल बकवास। जार्गन का मतलब होता है बकवास। उन लेबर्स के लिए वो जो भी बोल रहा है वो सब बकवास है। तो फिर अगर हम ऐसी बकवास यूज करेंगे जो सामने वाले को नहीं समझ में आने वाली, तो ऑब्वियसली हमारा मैसेज वो नहीं समझ पाएगा। अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, या जिसे हम कह सकते हैं इमोशनल बैरियर्स भी। इसमें सबसे पहले जो आप लोगों के साथ बहुत होता है, लैक ऑफ अटेंशन। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंडर आपको मैसेज दे रहा है, कुछ मैसेज बोल रहा है, पर आपकी अटेंशन ही नहीं है। तो अगर आपकी अटेंशन नहीं है तो आप उसके मैसेज को ढंग से नहीं समझ सकते। जैसे आप क्लास में, आपकी टीचर समझा रही होती है, पढ़ा रही होती है, ऑल्दो वो बहुत अच्छा पढ़ा रही होती है, पर आपका ध्यान तो उस लड़का या लड़की की तरफ होता है जिसका आप पे क्रश है, तो फिर आपकी अटेंशन टीचर की तरफ नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप वो मैसेज नहीं समझ पाओगे उस वे में जो वो समझाना चाहता है। अगला है डिस्ट्रस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेंडर या रिसीवर है, अगर उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो एक दूसरे का मैसेज ढंग से नहीं समझेंगे। ये चीज आपके साथ हुई हो, क्या पता आपके फ्रेंड्स में, कि आपका कोई फ्रेंड है जिसने आपको पहले धोखा दे रखा है, तो उसके बाद जब वो आपसे बात करेगा आप उसकी बात ढंग से नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको पता है वो धोखा दे चुका है यार, वो आपसे पहले झूठ बोल चुका है, तो आपको उसकी बात सुनते में हमेशा डाउट होगा, यार इसमें कोई झूठ तो नहीं है, कहीं इसमें कोई लोचा तो नहीं है इसकी बात में। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो होता है वो ये है, मानो आप दो दोस्त हो जो एक कंपनी में काम कर रहे हो, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है और ये आप हो। आपके दोस्त ने क्या कहा आपसे आके कि यार जरा ये फाइल कंप्लीट कर दे, मैं ना बिजी हूं, तो आपने अपनी दोस्ती के खातिर आपने फाइल कंप्लीट कर दी। बट आपके दोस्त ने क्या किया, अपने बॉस को जाके ये कह दिया, सारे आपके काम का क्रेडिट खुद ले लिया कि सर ये फाइल तो मैंने बनाई है बहुत मेहनत से, और उसके बॉस ने उसको अप्रिशिएट किया इस काम के लिए, उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि आपने वो काम किया है। तो फिर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया उस बंदे पे। तो अब अगर अगले हफ्ते वो आपसे फाइल बनाने को कहेगा, या तो आप उसे मना कर दोगे, अगर आप हाँ कर भी दो तो फिर जब वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि कैसे फाइल बनानी है, तो आप इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं सुनोगे और आप उल्टा सीधा काम करके दे दोगे। अगला है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली हर साल मेरे स्टूडेंट्स के साथ होती है। मैं जैसे ही प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन बताने बैठता हूं, वो गेस करने लगते हैं मेरे स्टूडेंट, किसका आंसर है, ये होगा प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, ये चीज होगी, और मैं कहता हूं यही है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। अब इसका क्या मतलब हुआ है कि देखो, जब कोई सेंडर मैसेज दे रहा होता है, बट आप उसका मैसेज आधा ही सुन के कह देते हो कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, मेरे को पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, और फिर आप अपनी मर्जी से काम करने लगते हो, और बाद में पता चलता है कि आपने पूरा मैसेज नहीं सुना, इस वजह से आपने काम गलत कर दिया। ये चीज मेरी और मेरी मम्मी के साथ बहुत होता है। मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ कि यार मम्मी ये सामान का रखा है आपने, मेरी मम्मी कहती है सेकंड फ्लोर पे, वो बता ही रही होती है कि उन्होंने एग्जैक्टली कहां सामान रखा है, मैं कहने लगता हूँ हाँ मम्मी समझ गया। मैं फिर सेकंड फ्लोर पे सामान ढूंढने जाता हूँ, मुझे मिलता नहीं, फिर मैं
मम्मी को आवाज लगाता हूँ, फिर मम्मी मेरे को सुनाना चालू कर देती है कि पहले तो पूरी बात ढंग से सुनता नहीं है, फटाफट तुझे तेजी होती है, अब तू सामान ढूंढे, अब तुझे मिलेगा नहीं। तो ये होती है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। आप पूरी बात बिना सुने ही सब कह दो हाँ समझ गया, और फिर आप एक्चुअल में समझे नहीं होते उस बात को। अगला है लॉस इन ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। ये क्या कहता है कि जब मैसेज एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, और अल्टीमेटली जिस बंदे तक सेंडर मैसेज पहुंचाना चाहता था उस तक मैसेज पहुंचते पहुंचते जो ओरिजिनल मैसेज था वो खत्म ही हो जाता है, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं और लोग बीच में जो मैसेज पास कर रहे होते हैं वो मैसेज भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल। इस वजह से मैसेज जो है वो ढंग से पहुंच नहीं पाता रिसीवर के पास। इसका मेरे साथ बड़ा तगड़ा इंसिडेंट हुआ था। मेरे पास लास्ट ईयर 3 बच्चे पढ़ते थे। मैंने अपने पहले स्टूडेंट को कहा कि यार अगले सैटरडे ना मैं रात को 10 बजे टेस्ट लूंगा, और मैंने उससे कह दिया कि ये मैसेज ना सबको पास कर दियो, बचे हुए दोनों को। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने अगले बंदे को मैसेज पास कर दिया कि भाई सर ने कहा है कि सैटरडे टेस्ट लेंगे वो रात को 10 बजे, और इस बंदे ने तीसरे बंदे को मैसेज पास करते हुए क्या कह दिया कि प्रिंस भैया ने कहा है कि वो सैटरडे टेस्ट लेंगे 10 बजे। अब देखो, मैंने ओरिजिनली मैसेज तो ये छोड़ा था कि मैं अगले सैटरडे मैसेज टेस्ट लूंगा रात को 10 बजे, बट इस बंदे के पास क्या मैसेज पहुंचा कि सैटरडे भैया टेस्ट लेंगे 10 बजे। अब ये बंदा क्या हुआ, ये बंदा मेरे पास पहुंच गया इस सैटरडे को सुबह के 10 बजे। तो फिर मेरा मैसेज ओरिजिनली इसके पास नहीं पहुंच पाया और गड़बड़ी हो गई। सेकंड बंदे के पास क्या मैसेज पहुंचा था कि प्रिंस भैया टेस्ट लेंगे सैटरडे को रात को 10 बजे, बट इसके पास ये मैसेज नहीं गया था कि अगले सैटरडे रात को 10 बजे। तो फिर ये इस सैटरडे पहुंच गया रात को 10 बजे। तो फिर ऐसे क्या है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक मैसेज ट्रैवल करते करते कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लूज हो गई, मैसेज खराब हो गया, और इस वजह से मैसेज जो ओरिजिनली था वो नहीं पहुंच पाया मेरे रिसीवर्स के पास। इसके बाद जो कैटेगरी आती है हमारी बैरियर्स की, वो है पर्सनल बैरियर्स। इसमें सबसे पहला है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। ये इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्या है कि अगर आपके सुपीरियर को ये लगता है कि अगर ये मैसेज आगे पहुंचा तो फिर उस बंदे को नुकसान हो सकता है, तो वो आपके मैसेज को रोक देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानो आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपके 2 बॉस हैं, एक ये बॉस है एक ये बॉस है। आपको पता चला कि जो बॉस नंबर ए है उसने करप्शन करके लगभग 10 करोड़ रुपए अपने घर में कमा लिए। तो आपने क्या किया, बॉस बी को जाके कंप्लेंट कर दी कि सर देखो बॉस ए ने ना ऐसे ऐसे करप्शन करी है, और आप ना ऊपर वाली अथॉरिटीज को जाके कंप्लेंट कर दो बॉस ए की। बट आपको ये चीज नहीं पता था कि बॉस भी खुद भी करप्ट है। वो पहले बॉस भी 20 करोड़ का घपला कर चुका है, 20 करोड़ की करप्शन कर चुका है। तो बॉस भी जो है वो आपका मैसेज ऊपर अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने मैसेज पहुंचा दिया और इन्वेस्टिगेशन हुई तो बॉस ए तो मरेगा ही मरेगा, साथ में वो भी मर जाएगा। तो ऐसे सुपीरियर्स मैसेज जो है वो आगे बढ़ने नहीं देते अगर उन्हें लगता है कि उस मैसेज से उन्हें खुद को नुकसान हो सकता है, उनकी अथॉरिटी खत्म हो सकती है। अगला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज हर सबॉर्डिनेट। इसका क्या मतलब है कि जब सुपीरियर को लगता है कि जो उसका सबॉर्डिनेट है या जो उससे नीचे काम करता है वो बंदा ना उसमें कॉम्पिटिटेंस नहीं है, मतलब वो बंदा पागल है, उसे लगे जैसे होता नहीं है कि टीचर्स के आगे ना कुछ बच्चों की बहुत भोंदू वाली इमेज बनी होती है कि ये बच्चा तो बेवकूफ है। तो अगर वो बच्चा जाके टीचर से कोई बात करना चाहता है, वो कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ आइडिया देता है वो टीचर को, तो टीचर उसकी बात सुनती नहीं है, वो बीच में काट के उसको भगा देती है कि ये तो पागल है, कुछ पागलों वाली बात ही करेगा। एक्चुअल में ये बच्चा मैं हुआ करता था। टीचर्स को ये लगता था कि मेरे को एक्चुअल में एक स्कूल से निकाल भी दिया गया था 5th क्लास में, ये कह के कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो टीचर्स को मेरे को यही लगता, मेरे टीचर्स को यही लगता था कि मैं भोंदू बच्चों में आता हूं, तो वो मेरी बात सुनते नहीं थे, मेरे को भगा देते थे मैं अपनी बात कहने से पहले ही। बट ऑब्वियसली मैं ऑल इंडिया टॉपर्स में, मैंने बोर्ड में 12th क्लास में स्कोर किया और मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हो गया, तो उसके बाद सब कुछ चीजें चेंज हो गई। बट ये सिनेरियोज होते हैं कि जब सुपीरियर्स को लगता है कि यार ये तो भोंदू है, तो वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। थर्ड है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। ये बड़ी दुख भरी सी यार चीज है, मेरे को बड़ा बुरा लगता है इसका एग्जांपल देते हुए कि कभी कभार क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, वो अथॉरिटीज को कंप्लेंट नहीं करते हैं, अथॉरिटीज को जाके मैसेज कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं उनके खिलाफ ही कुछ ना हो जाए। जैसे ये चीज आपने क्राइम पेट्रोल या न्यूज में बहुत बारी सुनी होगी कि वुमेन जो होती है उनकी सेक्सुअल हैरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे उनके बॉस या सुपीरियर के द्वारा, बट वो पुलिस में जाके नहीं कंप्लेंट करती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर कंप्लेंट कर दी तो उन्हें जॉब लूज हो जाएगी, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इस केस में क्या है कि उन्हें डर है, इस वजह से वो विलिंगनेस नहीं है उनमें कम्युनिकेट करने की अपना मैसेज। अगला है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव।
ये इंटरेस्टिंग है। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉइज को कोई पता है कि उन्हें कोई प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलना, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलना कम्युनिकेट करने का, तो वो क्यों कम्युनिकेट करेंगे? जैसे मानो मेरे पास कोई आइडिया है जिससे कंपनी को लाखों रुपए बच सकते हैं साल के, बट मुझे पता है कि अगर मैंने आइडिया इन लोगों को दिया मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, तो फिर आपके दिमाग में एक आती नहीं बात कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये बात क्यों बोलूं, मेरे को कुछ फायदा ही नहीं होना, तो फिर मैं क्यों बोलूं? तो ये लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव नहीं दोगे उनके आइडियाज के लिए, उनके कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। लास्ट है जो बहुत कॉमन होता है, स्टेटस। स्टेटस क्या है कि कुछ मैनेजर्स या आपके आसपास वो होता होगा या टीचर्स, कई लोग ऐसे होते हैं जो ना अपने स्टेटस को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं, उनमें बड़ा ईगो होता है, एटीट्यूड होता है कि उनके पास तो ये स्टेटस है, इस वजह से ना वो किसी और की सुनना नहीं चाहते, अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने से जो उनके एम्प्लॉयज है उनकी। वो कहते हैं मैं क्यों तेरी बात सुनूं, तू तो छोटा बंदा है, तू मेरे से छोटी पोजीशन पे काम करता है, तेरे में ऐसा क्या, मैं तेरी बात क्यों सुनूं, तू है कौन? तो वो बात ही नहीं सुनते आपकी, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, और वो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, उन्हें लगता है कि आप छोटे स्टेटस का आदमी उनसे कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। फिर आते हैं लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कई बारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिससे कम्युनिकेशन हिंडर हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे मेरा एक कजन था, वो कंपनी में काम करता था, स्पाइस। उनकी कंपनी में क्या बेवकूफी थी, उनकी कंपनी में ना आपको हर चीज ईमेल के थ्रू कहनी पड़ती थी। अगर आपको पेन चाहिए तो ईमेल करो, अगर आपको पानी की बोतल मंगवानी है अपने डेस्क पे तो ईमेल करो, अगर आपको एक 2 रुपए की पेंसिल भी मंगवानी है ना तो भी आपको ईमेल करना पड़ता था। तो ऐसी कई कंपनीज में पॉलिसी होती है जो हमारी कम्युनिकेशन को बहुत स्लो कर देती हैं, और ऐसी पॉलिसीज ऑब्वियसली यार बेवकूफों वाली नहीं होनी चाहिए। अगला है रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशंस में कई सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को होने नहीं देते ढंग से। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कई में क्या रूल होता है कि आपका जो सीईओ है, जो सबसे टॉप पे बैठा है, राजा जो है, और आप अगर एक एम्प्लॉय हो तो आप अपने सीईओ से कंपनी के डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई बहुत धांसू सा आइडिया है तो आपको अपना वो आइडिया अपने से एक सुपीरियर को देना पड़ेगा, वो उसे मॉनिटर करेगा, और अगर उसे वो आइडिया अच्छा लगा तभी वो आइडिया सीईओ को पास करेगा। तो कई कंपनीज में ऐसे रूल्स होते हैं, बल्कि मोस्टली कंपनीज में यही रूल होता है कि आपको अपने सुपीरियर को पास देना पड़ेगा अपना आइडिया, तब जाके वो सीईओ के पास जाएगा। सीईओ के बाद डायरेक्टली आपका आइडिया आप नहीं जाके दे सकते। तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को धीरे कर देते हैं। अब देखो, मुझे ये चीज पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और रूल्स एंड रेगुलेशन, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन होती है, इन दोनों के बीच में ना कोई डिफरेंस हम निकाल नहीं पाते बच्चे आराम से। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, इन दोनों पॉइंट्स में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं। इन्होंने जबरदस्ती में अलग अलग पॉइंट्स बना रखे हैं जो एनसीईआरटी वाले आपके बोर्ड वाले हैं, बट आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो। बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो उसमें केस स्टडी होगी, ऐसी केस स्टडी बिल्कुल भी नहीं आएगी जिसमें आपको ये कंफ्यूजन हो कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी आंसर होगा इस केस स्टडी का या रूल्स एंड रेगुलेशन आंसर होगा इस केस स्टडी का। केस स्टडी में साफ साफ लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसी थी जिसकी वजह से कम्युनिकेशन रुक गई, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, या फिर केस स्टडी में लिखा होगा कि रूल ऐसा था कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन धीरे हो गई, तो उसमें आ जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन आंसर। तो ऐसी कोई कंफ्यूजिंग केस स्टडी आएगी नहीं। अगला है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि कभी कभार कंपनीज, वैसे बड़ी कंपनीज में ये चीज होती है कि कंपनीज इतनी बड़ी होती हैं और वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को जो काम कर रहे होते हैं कंपनी में, उन्हें समझ ही नहीं आता कि यार किससे कम्युनिकेट करे, अपने आइडिया को या अपनी कंप्लेंट को या अपने थॉट को किसको जाके दे। उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, उन्हें पता ही नहीं कि अपनी बात किससे जाके करे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो कि बहुत बड़ी घटना है हिस्ट्री की। आईबीएम के साथ क्या हुआ था, देखो 1970s के अराउंड, 1970s और 80s के अराउंड हुआ क्या था, आईबीएम के ना कुछ रिसर्चर्स ने एक रिसर्च पब्लिश करी थी जो बहुत बड़ी रिसर्च थी अपने आप में। उस रिसर्च से आईबीएम कई करोड़ रुपए कमा सकती, कई हजार करोड़ रुपए कमा सकती थी। बट आईबीएम का क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था वो उस टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स था। रिसर्चर्स का जो रिसर्च थी वो टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचने में 1 साल लगते थे। मतलब क्या, अगर किसी बंदे को कोई मैसेज पहुंचाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो उस चीज को 1 साल लगते थे। तो हुआ क्या, रिसर्चर ने रिसर्च पब्लिश कर दी और वो रिसर्च
टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचते पहुंचते 1 साल लगने वाला था। तो हुआ क्या, एक बंदा आया लैरी एलिसन, उसने उस रिसर्च को बीच में ही उठा लिया। जब तक टॉप मैनेजमेंट तक पहुंची आईबीएम के, उसने 2-3 महीने में उस रिसर्च को ले लिया और उस रिसर्च से एक कंपनी फॉर्म कर ली, और उस कंपनी का नाम है ओरेकल। और वो बंदा लैरी एलिसन, अगर आप सर्च करो, अमेरिका का सेकंड रिचेस्ट आदमी है। तो हुआ क्या, क्योंकि आईबीएम में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, जो रिसर्चर्स की रिसर्च थी वो टाइम पे टॉप मैनेजमेंट पे पहुंच नहीं पाई, तो कोई आउटसाइडर आया और उसने उस रिसर्च का फायदा उठा के अमेरिका का सेकंड नंबर का रिचेस्ट आदमी बन गया। तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी से आपकी कम्युनिकेशन धीरी हो जाती है और फिर आपको नुकसान हो सकता है। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज और या ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। देखो ये क्या कहता है, कई कंपनीज में बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती है जिससे कम्युनिकेशन बहुत फास्टर हो जाती है, स्पीड अच्छी आ जाती है और फ्री फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। जैसे मैं जिस कंपनी में इंटर्नशिप करता था, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 6 साल भर पहले, उसमें क्या था, हमारी इवनिंग में जब हम ऑफिस छोड़ रहे होते थे तो उसमें लगभग 10-15 मिनट की हर दिन मीटिंग होती थी हमारे सीनियर्स के साथ। उसमें सीनियर्स हमारी कंप्लेंट सुनते थे, हमारे पास कोई आइडियाज होते थे, हम किसी चीज पे डिस्कस करना चाहते, कुछ समझना चाहते थे, तो फिर वो हमारी बातें सुनते थे और हमें उसके अकॉर्डिंग सलाह देते थे। बहुत अच्छी मेंटरशिप करते थे हम लोगों की। तो ऐसी फैसिलिटीज होना और रेगुलर मीटिंग्स होना कंपनी में, सजेशन बॉक्स होना, कंप्लेंट बॉक्स होना, जो हमारी कंपनी है वो वेबिनार्स कराए रेगुलर, जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय से डायरेक्टली कांटेक्ट करे ऑनलाइन। तो ऐसी फैसिलिटीज होने से ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन बहुत फ्री फ्लो अच्छे से हो जाता है, और ऐसी फैसिलिटीज के एब्सेंस में हमारी जो मैसेजेस हैं हमारे एम्प्लॉयज के, वो बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, धीरे हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स तो हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। मतलब क्या है, अब हम ये सारे तरीके पढ़ेंगे जिनसे हमने जो बैरियर्स पढ़े हैं वो बैरियर्स हट सके और जो कम्युनिकेशन है वो हमारी बहुत फ्री फ्लो में हो, बड़ी आराम से चलती रहे। सबसे पहला जो हम एक्शन ले सकते हैं वो है क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग। मतलब क्या है, मैनेजर या फिर जो भी बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, सेंडर, उसे अपने आइडियाज को बिल्कुल ढंग से क्लियरली सोच लेना चाहिए। अपने आइडियाज को अगर हो सके तो लिख के रखना चाहिए कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, उसकी बिल्कुल अच्छे से समझ बना लेनी चाहिए, ताकि जब वो कम्युनिकेट करना चाहे, जब वो एक्चुअल में बात करने जाए, तो फिर वो हड़बड़ाए ना, वो सोचने में ना लगा रहे, वो पॉज कर करके दिमाग ना लगा रहे हो कि मुझे अब क्या बोलना है। तो पूरे आइडियाज क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आपके स्कूल में आपको स्पीच डे के लिए स्पीच देने को बोले, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप स्पीच को लिख लेते हो पहले, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, नोट्स बनाते हो छोटे छोटे उन स्पीचेस को देने के लिए। तो ये हुआ क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगला बड़ा इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द रिसीवर। मतलब क्या है, कम्युनिकेट करो रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है, हमने जैसे अभी एक पॉइंट पढ़ा था, टेक्निकल जार्गन मत थ्रो करो। हमारे जो रिसीवर है उनका एजुकेशन लेवल समझो, उनका लेवल समझो और उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करो। ऐसा नहीं है लेबर्स को जा जाके आप टेक्निकल टर्म और फाइनेंस की टर्म्स फेंकना चालू कर दो। फिर उसके बाद है बिवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। मतलब क्या है, अपनी लैंग्वेज और अपनी टोन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। आपकी लैंग्वेज और आपकी टोन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि रिसीवर जो है वो ऑफेंड हो जाए या उसे गलत लगे। अब जैसे मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते गाली इस्तेमाल करने लग जाऊं या फिर ऐसे बात करूं कि ओए तुम लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, बेवकूफो, तो ऑब्वियस ही बात है तुम लोग मेरी वीडियोस नहीं देखोगे। तो अपनी लैंग्वेज और टोन तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को हर्ट हो जाए। फिर है अगला, बी अ गुड लिसनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी। अगर आप फ्यूचर में लीडर बनते हो या मैनेजर बनते हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है यार, कि आपको एक स्पीकर के साथ साथ एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी बहबह करता रहता है, बोलता रहता है, किसी और की नहीं सुनता, तो फिर आपको लोग कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जो सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं। आपकी अगर आप किसी सामने वाले की नहीं सुनते, उसके ओपिनियन को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो फिर आपको वो बंदा पसंद नहीं करेगा। अगला है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। मतलब क्या है, जो भी आपका रिसीवर है उस रिसीवर से आप पूरा प्रॉपर फीडबैक लो। मतलब उसे मैसेज कैसा लगा, क्या वो उस मैसेज को ढंग से समझ गया जिस तरीके से आप कहना चाहते थे, उससे आप समझो कि आप उसको मैसेज आपका समझ में आ गया नहीं आया और उसको कुछ बुरा तो लगा नहीं ना। फिर है इसके बाद कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। ये सिंपल सा पॉइंट क्या कहता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, देखो
आज आप कम्युनिकेट करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स के पास हो, जैसे सीईओ है कंपनी का, वो शायद एक दिन निकाल के अपने एम्प्लॉय से आके बात कर ले, बट वो डेली आके बात नहीं कर सकता। तो फिर अगर आप एक ऐसे मैनेजर हो जो डेली अपने एम्प्लॉय से टच में नहीं रह सकते, तो ऐसी कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए कि आपका जो बात करने का तरीका है वो एम्प्लॉयज की आज की तो क्वेरी सॉल्व कर ही दे, आज का उन्हें सेटिस्फैक्शन, आज की मोटिवेशन तो दे ही दे, बट वो मोटिवेशन उनके साथ लॉन्ग रन में रहे, आगे तक उनके साथ बरकरार रहे और उन्हें आगे तक कोई क्वेरी ना आए। तो गाइज ये खत्म होता है हमारा कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल और फॉर्मल मैं अभी नहीं करा रहा क्योंकि मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अगर आपकी वीडियो ने हेल्प करी है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बाय।